सिर्फ 10 साल के बाद आपको आज जो आप बीज बो रहे हैं उसका फ्रूट मिलेगा। कहते हैं बिलाल भाई कैसा फ्रूट, क्या बात कर रहे हैं आप? स्टोरी है ये एक जी बड़ी जबरदस्त। आज की स्टोरी है अयाज महमूद साहब की, मिसिसागा से। अयाज महमूद साहब कहते हैं कि बिलाल भाई आप जो स्टोरीज शेयर करते हैं हमारा कनाडा में, ज्यादातर मैं देखता हूं कि थोड़ी सी अफसुर्दा स्टोरीज होती हैं, थोड़ी सैड और इमोशनल स्टोरीज होती हैं। सक्सेस स्टोरीज भी हैं कनाडा में, जैसे हमारी। मैंने कहा बताइए आपकी क्या सक्सेस स्टोरी है। तो कहते हैं कि बिलाल भाई मैं आया था कनाडा 6 years ago। हम लोग उससे पहले दुबई में होते थे, दुबई से ही हमने इमिग्रेशन अप्लाई की थी, पीआर हो गई मेरी और मेरी बीवी की, और हमारे 2 बेटे और 1 बेटी है। और हम लोग 6 साल पहले आए थे कनाडा। पहले हम कैलगरी चले गए थे, 2 साल हमने वहां गुजारे। उसके बाद से हम ओंटारियो शिफ्ट हो गए हैं, मिसिसागा में रहते हैं। और हमने अपना घर भी खरीद लिया है, हमारा अपना टाउन हाउस है मिसिसागा में। मैं जो जॉब करता हूँ आफ्टर टैक्सेस मेरे $4,500 आते हैं। मेरी बीवी जो जॉब करती है आफ्टर टैक्सेस उसके $4,600 आते हैं। मतलब इन दोनों के कंबाइंड क्रॉसेस $9,200 कैनेडियन डॉलर्स आफ्टर टैक्सेस पर मंथ। मैंने कहा जबरदस्त। तो कहते हैं कि हमारे बच्चे तीनों पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मेरी जो बड़ी बेटी है वो अभी ग्रेड 6 में जा रही है, और बाकी दोनों बेटे उससे छोटे हैं, तीनों पब्लिक स्कूल में। तो स्कूल का हमारा कोई खर्चा नहीं है। हमारा अपना घर है जिसकी मॉर्गेज पे करते हुए इतना फील नहीं होता, बिकॉज हम दोनों अर्न कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो इट हैज बीन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। तो दुबई में भी हम अच्छे थे, मतलब दुबई में खाली मैं काम करता था, उस वक्त मेरी बीवी काम नहीं करती थी। वहां पर भी अच्छी सैलरी थी। मैंने कहा वहां कितनी सैलरी थी? कहते हैं कि वहां सैलरी थी मेरी 20,000 दिरहम। क्योंकि मैं फैमिली के साथ वहां पर रह रहा था तो बचत काफी कम होती थी, इवन दो दैट वाज टैक्स फ्री। लेकिन उसके लिहाज से कनाडा हमारे लिए बहुत बेहतर है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल टैक्सेस हमारे इतने अच्छे पैसे बन रहे हैं। और मंथली मॉर्गेज आप समझ लें कि हमारी फॉल्स बिटवीन 3,000 to 3,500 रेंज। और बड़ा ज़बरदस्त है, हमारी इक्विटी बिल्डअप हो रही है। वेल इट्स अ 30 years पेमेंट प्लान जो उन्होंने लिया हुआ है, और कह रहे हैं कि हमारी साथ साथ इक्विटी भी बिल्डअप होती जाएगी, साथ साथ हम अपने घर के मालिक बनते जाएंगे, और बच्चों की एजुकेशन भी चल रही है, और मेरी बीवी की जॉब बहुत अच्छी चल रही है। तो हमने अपने पेरेंट्स को भी बुला लिया है यहीं पे। कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो नहीं आ सकते, फोत हो चुके हैं, लेकिन जो उनकी बीवी के हैं उनकी कह रहे हैं कि हम मदर को बुलाने का सोच रहे हैं, उनके लिए प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है सब कुछ। आप बिलाल भाई पता नहीं किन लोगों से सुनते हैं ऐसी स्टोरीज जो सिर्फ अपने दुखड़े रोते हैं और आपको अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। मैंने कहा याज महमूद साहब, सबसे पहले तो खुशी हुई जान करके आप कनाडा में खुश महसूस कर रहे हैं, और आप और आपकी बीवी को वाकई अच्छी जॉब्स मिली हुई हैं, बिकॉज दीज आर अबव एवरेज सैलरीज इवन इन ओंटारियो। और आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी अच्छा गुजर बसर हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं उनकी एजुकेशन को? कहते हैं जो सबसे छोटा बेटा है उसके लिए हमने डे केयर भी अरेंज किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी काम पर जाता हूँ और मेरी वाइफ शाहीन भी काम पर जाती है, तो हमारे पास तो वक्त नहीं होता। मैंने कहा आपके टाइमिंग्स क्या है? कहते हैं कि मेरे टाइमिंग्स हैं 7 to 5, और मेरी बीवी के टाइमिंग्स हैं 8 to 5। तो हम दोनों ही 5 बजे घर आते हैं। तो जो छोटा बेटा है उसके लिए हमने डे केयर अरेंज किया हुआ है तब तक के लिए, और बाकी दोनों बच्चे तो पब्लिक स्कूल में होते हैं, तो वो 3 बजे के बाद जब वापस आते हैं तो दे आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ बाय द डे केयर। तो तीनों के लिए हमने डे केयर अरेंज किया हुआ है। और मैंने कहा कि फैमिली टाइम कैसा होता है? कहते हैं कि वेल आफ्टर इतनी, मतलब कि जब हम पूरा दिन गुजार कर 5 बजे घर आते हैं, तो वापस आते आते मतलब 5 बजे तो वर्क शिफ्ट खत्म होती है। तो कहते हैं कि मेरी बीवी का ऑफिस करीब तर है,
घर से, तो उसको तो 20 मिनट्स लगते हैं वापस आने में, मुझे तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि मिसिसागा में ट्रैफिक भी ज़्यादा है, तो कम्यूटिंग में टाइम काफ़ी लग जाता है। कहते हैं कि 45 मिनट्स टू 1 आवर डेली लग जाता है। तो मैं जनरली घर पहुंचता हूँ 6 बजे के करीब, और उसके बाद तो इतनी थकन होती है कि हम लोग कहीं चले जाते हैं खाने पीने। अक्सर रिचवे ड्राइव चले जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो वी हैव अ फैंटास्टिक टाइम। नॉर्मली हम लोग बाहर ही खाना खाते हैं, कम ही कभी घर में खाते हैं, और बस खाना शाना खाते हैं, वापस आकर नेटफ्लिक्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, और फिर सुबह क्योंकि सबकी अर्ली मॉर्निंग रूटीन्स होती हैं तो सो जाते हैं। मैंने कहा कि आपके बच्चों की एजुकेशन कैसी जा रही है? कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त, पब्लिक स्कूल्स तो आपको पता है कि कनाडा में कितने अच्छे हैं। और मैंने कहा कि उनकी इस्लामी तरबियत, कहते उसके बारे में मैं मतलब, अब ये बिलाल भाई आपने एक ऐसा पॉइंट जगा दिया कि उसके बारे में तो ज़्यादा सोचा नहीं, हो जाएगा, देखते हैं। अभी इसकी मदर को बुला रहे हैं ना, शाहीन की मदर को, वो पढ़ाएंगी। तो मैंने कहा कि आपके बच्चों को उर्दू आती है? कहते हैं कि उर्दू तो पब्लिक स्कूल्स में बिलाल भाई नहीं सिखाते, क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप खुद सिखाते हैं? तो कहते हैं कि आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। जब मैंने कोशिश की थी सिखाने की, लेकिन जब वो नई इंटरेस्ट शो करते तो मेरे से फिर चीखा नहीं जाता। आई कैन नॉट, मतलब आई कैन नॉट फोर्स समबडी इनटू लर्निंग समथिंग, उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है। और फिर कनाडा में रह के क्या करना है? पाकिस्तान से सब लोग निकल रहे हैं बाहर, इधर रह के हमें क्या पढ़िए कि हम उनको, और फिर खुद भी कंफर्टेबल महसूस नहीं होता सिखाने की कोशिश करते हुए। सो आई जस्ट, बड़ा यूर राइट, सिखाना चाहिए, लेकिन देखते हैं। अभी इसकी मदर आ रही है ना, वो सिखाएंगी। मैंने कहा कि अयाज साहब, अभी तो आप लोग शायद फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे, मतलब समझ लें कि इन द एज ब्रैकेट ऑफ 3, 5 एंड मे बी 9 और 10, 15, just 15 years down the line, or maybe 15 is also too much. 15 साल की बात नहीं मैं करता, सिर्फ 10 साल, और सिर्फ 10 साल के बाद आपको आज जो आप बीज बो रहे हैं उसका फ्रूट मिलेगा। कहते हैं बिलाल भाई कैसा फ्रूट, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताई है। मैंने कहा अयाज साहब, हो सकता है आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपको और प्रॉब्लम्स होंगे। कहते हैं कैसे प्रॉब्लम्स? मैंने कहा प्रॉब्लम्स फाइंडिंग ऐसे जोड़े अपने बच्चों के लिए जो आपके ओरिजिनल कल्चर से मुताबिकत रखते हो। कहते हैं कि हम लोग कनाडा आ गए हैं तो हमें क्या पढ़िए कि हम इतने कॉन्शियस होंगे। हाँ ठीक है, बेटी के लिए मैं सोचूंगा, मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो तो आप बात ठीक ही कह रहे हैं बिलाल भाई, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी ही मुसलमान हो, यहाँ से भी मिल जाते हैं, और वो तो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तो मैंने कहा अयाज साहब, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनिएगा और प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। मेरा मकसद आपको कोई ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको सिर्फ एक रियलिटी चेक देना है कि सबसे पहले तो एक बात आप समझ जाएं कि आप अपने बच्चों को अभी उर्दू नहीं सिखा रहे ना, तो अकॉर्डिंगली उनको अरबी भी नहीं आएगी, क्योंकि उर्दू और अरबी के हिज्जे, इनके अल्फ़ाबेट्स, इनको बोलने का तरीका भी काफ़ी हद तक, इनको लिखने का तरीका एक ही जैसा है। अगर आप इनको उर्दू नहीं सिखा रहे, अकॉर्डिंगली इनको अरबी भी नहीं आएगी। अरबी नहीं आएगी तो इनको कुरान पढ़ना भी नहीं आएगा, उर्दू लिखनी भी नहीं आएगी। और उसके साथ साथ ही उर्दू लैंग्वेज के साथ मुंसलिक आपकी जो पूरी तारीख है, उसकी जो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है जब आप उसको उर्दू में ही पढ़ते हैं और उर्दू ही बोल कर समझाते हैं, वो आपके बच्चों को कभी भी नहीं आएगी। कहते हैं तो वी शुड लिव इन प्रेजेंट टाइम्स। क्या हुआ अगर उनको नहीं पता कि पाकिस्तान कैसे बना था? क्या हुआ अगर उनको इकबाल की शायरी नहीं आती? क्या हुआ अगर उनको पाकिस्तान के ड्रामे समझ नहीं आते? वैसे ही बहुत ज़्यादा सोप ओपरा, सास बहू, उससे तो बेहतर है कि रियलिटी बेस्ड पिक्चर्स देखें, जैसे नेटफ्लिक्स पर होती हैं। हॉरर स्टोरीज मेरे बच्चे बहुत शौक से देखते हैं और एक्शन मूवीज मेरे बच्चे बहुत शौक से देखते हैं। तो मैंने कहा कि
उनमें जो अंडरलाइंग मैसेजेस होते हैं वही कुछ आपके बच्चे इंटरनलाइज कर रहे हैं और वही चीज़ें वो बनकर सामने आएंगे. इफ़ यू आर फाइन विद दैट, गुड फॉर यू. लेकिन मैं अगर एक एवरेज पाकिस्तानी फैमिली की बात करूं, ऐसी इमिग्रेंट फैमिली जो पाकिस्तान को छोड़कर कनाडा आई है या पहले दुबई में थी और कनाडा आ गई है या किसी भी वेस्टर्न सोसाइटी में जाती है, लोगों की ये प्रेफरेंस होती है कि वो अपने बच्चों को अपनी रूट्स से जोड़ कर रखें. क्योंकि ये बात अपनी जगह एक फैक्ट है कि हर कोई फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम हमारी जो वैल्यूज हैं कल्चरल एंड स्पेशली इस्लामिक रिलीजियस, वो लोगों के लिए बहुत डियर होती हैं. मुझे नहीं पता आपके लिए वो कितनी डियर है, एंड आई डोंट जज यू बेस्ड ऑन दैट. आप जाने और आपकी प्रेफरेंसेस. लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं या मेरे जैसे बहुत से जो और इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनके बच्चों में ऐसी ठोस अंडरस्टैंडिंग हो उनके मजहब की, उनके दीन की, उनके रिलीजन की, जैसी उनमें उजागर की उनके माँ बाप ने. तो आप आज फाइनेंशियली इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज आपने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है उन चीज़ों के ऊपर जिनकी तरफ आपकी इस वक्त तवज्जो होनी चाहिए, ताकि 10 years डाउन द लाइन आपको डिजास्टर्स देखने ना मिले. कहते हैं व्हाट डू यू कॉल डिजास्टर? मैंने कहा आई कॉल डिजास्टर, आई डोंट जज एनीबडी एनीथिंग, लेकिन इट्स माय पर्सनल प्रेफरेंस एंड इट्स एवरीबडीज प्रेफरेंस. बेशक कोई मुस्लिम नहीं भी है, कोई नॉन मुस्लिम भी है, उसकी भी प्रेफरेंस होती है कि उसका बच्चा नॉन मुस्लिम से ही शादी करे. लाइकवाइज मी बीइंग अ मुस्लिम, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा मुस्लिम से शादी करे. लेकिन आप अपने बच्चों में इस्लाम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं इंस्टिल कर रहे, उनको समझा ही नहीं रहे, तो उनको क्या पड़ी है कि वो बाद में इस चीज को मद्देनजर रखेंगे. जब आप अपने बच्चों को उर्दू तक लिखना पढ़ना नहीं सिखा रहे, उनको क्या पड़ी है कि वो बाद में पाकिस्तानी लड़के या लड़कियों से शादी करेंगे. इसका मतलब है कि आप जब यहाँ पर आए तो आप कंप्लीटली इंटीग्रेट हो गए, विच हेल्प्स फाइनेंशियली डेफिनेटली, लेकिन आपने रिलीजन को बिल्कुल छोड़ दिया. कहते हैं नहीं नहीं, छोड़ा किधर है, अभी ये आएंगी ना इसकी मदर. मतलब थोड़े से परेशान हो गए जब मेरी बात ये सुनी कि उनको भी एक रियलिटी चेक मिला और ही वाज सेट बैक के भाई वाकई कोई बात तो कर रहा है ये बंदा. कहते हैं अभी आएंगी ना इनकी अम्मी तो वो सिखाएंगी. मैंने कहा कि इनकी अम्मी आप बेहतर जानते होंगे कि किस किस्म के, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं वो खुद यहाँ आकर एडजस्ट हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है. वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर नहीं आते कि आपके बच्चों को वो पालेंगे. हालांकि बहुत से यहाँ पर रहने वाले वर्किंग पेरेंट्स उनके सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देते हैं, लेकिन वो ग्रैंड पेरेंट्स उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतने अच्छी तरीके से निभाने के काबिल नहीं होते बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज, बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल ट्रॉमास, बिकॉज ऑफ देयर ओन एडजस्टमेंट इश्यूज. उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप अगर नहीं आए तो आपकी गैर हाजिरी में घर में खाना पका दिया, या हो सकता है कि जैसे आपके बच्चे 3 बजे जब आते हैं या 3:30 बजे स्कूल से वापस आते हैं तो आपको वो इस तरह से असिस्ट कर देंगे कि आपको उसके बाद उनको डे केयर में नहीं भेजना पड़ेगा. रादर देन दैट वो वहां पर होंगे तो आपके बच्चों को वो संभाल लेंगे, देख लेंगे. लेकिन अगर आप ये कहें कि आपके बच्चे स्कूल से वापस आते साथ उन की बात मानेंगे, वो सिर्फ उनको सुपरवाइज कर सकते हैं. बच्चा खुद पूरा दिन गुजार कर 3:30 बजे वापस आया है तो उसके बाद वो अलिफ बे पे लिखना शुरू कर देगा. अगर आउट ऑफ द वे जाकर एक ग्रैंड पेरेंट उसको सिखाने की कोशिश भी करे तो, या वो कुरान पाक का कुरानी कायदा पढ़ने की कोशिश करेगा अगर ग्रैंड पेरेंट सिखाने की कोशिश करे. ग्रैंड पेरेंट बेचारे की खुद मत मारी हुई होती है, उसने खाना पकाना है, उसने क्लीनिंग करनी है, अगर उसमें इतनी जान है. बिकॉज बहुत से ग्रैंड पेरेंट्स आकर वो अपनी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को महसूस करते हैं कि बच्चे पहले ही सारा दिन बाहर जाकर पैसा कमा रहे हैं तो हम घर में रहते हुए कम से कम इस तरीके से हेल्प कर दें, उस तरीके से हेल्प करते हैं, सफाई कर दें हम, कपड़े धो दें हम, क्लीनिंग कर दें हम. बिन कहे ही वो ये काम करते हैं. उसके साथ साथ आपके बच्चों को वो कायदा भी सिखाएंगे. ये काम तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई इतना अवेलेबल या इतना फारिग होता है ग्रैंड पेरेंट, या उसमें इतनी हिम्मत भी होती है या इतनी स्किल भी होती है टीचिंग मेंटरिंग कि वो आपके बच्चे को सिखा दे. तो ये तो आप भूल जाएं कि आप उन पर तकिया करके बैठे हुए हैं कि वो आपके बच्चों को सिखाएगी. तो होगा ये कि 10 years के बाद आपके बच्चे इतने
फर्म हो चुके होंगे। होता है ना कि एक जब टहनी फूटती है एक दरख्त की नई, तो वो हरी होती है और वो फ्लेक्सिबल होती है, उसको आप बेंड करना चाहें बेंड हो जाती है, उसको आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा भी सकते हैं। लेकिन चंद हफ्ते या एक महीना गुजर जाए तो उसके बाद वो ब्राउन हो जाती है और वो बिल्कुल स्टिफ हो जाती है। वही हाल होगा आपके बच्चों का भी कि 10 साल बाद जब आपको पता चलेगा कि आपने किस किस्म की परवरिश की है, उस वक्त आपके बच्चे आपकी बिल्कुल बात नहीं मानेंगे। और मैं कुछ ऐसी फैमिलीज को भी जानता हूं जहां पर बच्चे अपने, मतलब बच्चे तो नहीं, वो बड़े हो चुके होते हैं आफ्टर 18, और वो अपने पेरेंट्स को अब्यूज कर रहे हैं। मतलब दे यूज द एफ वर्ड इवन फॉर देयर फादर। क्यों? क्योंकि बचपन में उनको वो तमीज ही नहीं सिखाई गई कि बात किस तरीके से करनी है, सलाम करना होता है, किसी बड़े को इज्जत देनी होती है। कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं और अगर सिटिंग स्पेस कम है तो आप उठ जाओ, उनको बैठने दो। ये चीजें जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, जिनको देखकर हम पले बढ़े हैं। जैसे अगर एक जगह है जहां पर बैठने की जगह कम है, कोई लेडीज खड़ी हुई है, हम खड़े हो जाते हैं, लेडीज को बैठने देते हैं। यहाँ पर बोथ जेंडर्स आर इक्वल, पीपल डोंट केयर अगर लेडीज खड़ी हुई हैं। यहाँ पर पीपल डोंट केयर, बच्चे तो स्पेशली मैंने देखा है कि वो सलाम तो करते ही नहीं किसी को, मतलब कि अपने पेरेंट्स को भी सलाम नहीं करते, किसी बाहर के बंदे को तो दूर की बात है कि वो सलाम कर लें। वो हेलो या हाय कह दें बहुत बड़ी बात है, अस्सलाम वालेकुम तो उनको कहना ही नहीं आता। और अगर आप आउट ऑफ द वे जाकर उनको सलाम कर देंगे तो वो आगे से ए कह देंगे। ए लाइक आप कहोगे अस्सलाम वालेकुम या हाय हेलो, जैसे किसी रिश्तेदार, जैसे किसी फर्ज करें कि आपके भाई का बेटा है या आपकी बहन का बच्चा है, उसको आप मिलने आते हैं कनाडा में, उसको आप बोलते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो आगे से वो शायद अपनी गेम में बिजी, आपको जब वो देख रहे कि इतना वो करीब आके सलाम कर रहे हैं तो आपको बोलेगा ए या हाय। मतलब सब ऐसे नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा कि मैं जो भी अपनी वीडियोस में कहता हूं वो जनरलाइज नहीं आप कर सकते। लेकिन इस किस्म की फैमिलीज जो अपने बच्चों को टोटल डे केयर पर छोड़ देती हैं कि वही उनकी टेक केयर करेंगे, और खुद वो मुसलसल पैसा कमाने में बिजी हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी, उनकी टोटल प्रेफरेंस ये है कि एक अच्छा सा घर हो, घर पेड ऑफ हो जाए किसी तरह से, गाड़ी मॉर्गेज पर उठाई हुई है, गाड़ी पेड ऑफ हो जाए किसी तरह से। वो तो मैं बात ही नहीं करता ना, आई एम नॉट इवन स्क्रैचिंग द सरफेस के भाई मॉर्गेज लेना हलाल है या हराम है। वो तो एक किस्सा ही छोड़ दें, मॉर्गेज ले ली है, घर की भी ले ली है, गाड़ी की भी ले ली है, यू नो, इंटरेस्ट पे चल रहे हैं, क्रेडिट पे चल रहे हैं, वो तो एक हद क्रॉस कर ही चुके हुए हैं। उसके बाद भी अपने बच्चों पर भी तवज्जो देने के लिए फरागत ही नहीं है ही नहीं। मैं समझ सकता हूँ when you want to do so well financially in these western societies, then compromises are being made somewhere। तो वो हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन भाई मेरी तो ये प्रेफरेंस है। व्यूअर्स, आपकी ये प्रेफरेंस है या नहीं, आप नीचे कमेंट्स में बताइए, यस या नो लिख के। यस लिखिए, यस इट इज माय प्रेफरेंस लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर मूव आउट हो तो भी आपके बच्चे इस्लाम को समझते हो, पाकिस्तानी कल्चर को समझते हो, और नो इट्स नॉट माय प्रेफरेंस लिख दें इफ यू थिंक अदरवाइज। लेकिन कमेंट जरूर कीजिए ताकि पता चले कि कितने लोग हैं जो आज भी ये समझते हैं कि हमें अपने कल्चर और अपने रिलीजन के साथ जुड़े रहना जरूरी है। तो डेफिनेटली अगर मियाँ भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है, और दोनों 9-10 हज़ार डॉलर्स आफ्टर टैक्सेस कमा रहे हैं, घर भी आलीशान लिया हुआ है, तो बच्चों के लिए फिर वक्त नहीं रहता, बिल्कुल वक्त नहीं रहता। और ग्रैंड पेरेंट्स के सपोर्ट आप नहीं कर सकते। ग्रैंड पेरेंट्स को सलाम कर लें बच्चे, बहुत बड़ी बात है। ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ से खाना खा लें, बहुत बड़ी बात है। ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर लें, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज ये एक जनरेशनल गैप इतना वेस्ट है कि बच्चे मोबाइल और उनकी गेम्स में से ही नहीं निकलते। वो खत्म कर दो तो टीवी, नेटफ्लिक्स, दिस एंड दैट। तो ग्रैंड पेरेंट्स तो बस वो भिंडी काट रही है, सब्जी बना रही है, बच्चों को पार्क ले गई है, उधर बेंच में बैठ के दूसरे ग्रैंड पेरेंट्स, हाँ भाई ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ के करदी ने, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ के करदा ने, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਏ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ दर्द रहता ने। ग्रैंड पेरेंट्स की तो ये बातें हैं। उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स को क्या पड़ी है भाई, वो अपने बच्चे पाल चुके हैं, अपने
हिस्से की मेहनत वो कर चुके हुए हैं, आपको पाल पोस के बाहर भेज दिया है। उसके बाद उनका ये काम नहीं है ना, अल्लाह शायद उनसे पूछेगा कभी भी कि भाई ये इन बच्चों का क्या बना। वो आपके बच्चे हैं, उनके मुतालिक सवाल या बासपुरस आपसे होगी। ग्रैंड पेरेंट्स हैव डन देयर जॉब। तो अयाज साहब, ये आप देखिए, आप कहते हैं कि यू आर अ सक्सेस स्टोरी। प्रॉबेबली जो आपने नक्शा खींचा है मेरे सामने, यू आर द बिगेस्ट फेलियर स्टोरी। शायद जो मैं दूसरे किस्से बताता हूं उनमें इतनी सत्यानाश नहीं हुई होती जो आप कर रहे हैं अपने बच्चों की। आपने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया है उनको अपनी रूट्स के साथ, आपने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया उनको अपने रिलीजन के साथ, आपने उनमें वो इंपॉर्टेंस का एहसास ही नहीं जगाया। और ये आपको पता चलेगा 10 साल बाद। 10 साल भी बहुत ज्यादा है। एज सून एज आपके बच्चे 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, उसके बाद आप उनको नहीं बदल सकते। ये अर्ली चाइल्डहुड का काम होता है। जब आपका बच्चा 5 साल का है, 3 साल का है, हद से हद 6 साल का है, 7 साल का है। क्यों कहते हैं इस्लाम में है कि बच्चे को नमाज पढ़ाओ, 7 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए तो उसको जबरदस्ती नमाज पढ़ाओ, बिकॉज दैट इज लाइक द डेड लाइन, द रेड लाइन। उसके बाद तो आपका बच्चा होगा ही नहीं मोल्ड। तो ये आपको खुद मेहनत करनी है। यू हैव टू सेट योर प्रेफरेंसेस। जरूरी नहीं है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वही ज्यादा कामयाब है। ये तो देखने का नजरिया है। बहुत से लोग अल्लाह की नजर में कामयाब हैं, हालांकि बहुत गरीब हैं। तो सोचिएगा मेरी बातों पे जरूर। तो नाजरीन, यही मेरा वीडियोस बनाने का भी मकसद होता है कि एक पब्लिक सर्विस मैसेज हो, किसी को कोई अच्छी बात समझ आ जाए, कोई वक्त रहते किसी को कोई अच्छी मत मिल जाए कि अपनी जिंदगी संवार लें लोग। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।